नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों के नाम हैं। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस हिंसा में अब तक 92 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। संभल में दंगाइयों ने जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद 12 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनमें 7 पुलिस की तरफ से और 5 स्थानीय नागरिकों की शिकायतों पर दर्ज की गई थी। पुलिस ने सभी मामलों की चार्जशीट चंदोसी कोर्ट में दाखिल की है। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संभल हिंसा में एक नया मोड़ आ गया है। संभल के ही सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। देखिए, वर्क की मुश्किल तो उसी समय से बढ़ गई थी जब प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के सामने ये आया था जांच के समय ही कि जियाउर रहमान बर्क इस हिंसा में कहीं न कहीं शामिल है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, एसआईटी बनाई गई और इन्वेस्टिगेशन बढ़ता गया, आरोपियों की संख्या बढ़ी और आरोपियों के ऊपर नए नए आरोप भी बने। उसके बाद इस संभल के हिंसा में नाम आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे जगह भी बदलते गए कि यहाँ कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक है। संभल में हिंसा की रिपोर्ट जो अभी सामने आई है, जो कि चार्जशीट दायर किया गया, इससे पहले भी एक चार्जशीट दायर की गई थी जी। और उस चार्जशीट, वो भी चार्जशीट 3000 पन्नों की थी। ये एक तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, जो उसके बाद उस चार्जशीट के आगे इन्वेस्टिगेशन कुछ किए गए, उसमें ये 1200 पन्नों की फिर से चार्जशीट दायर की गई और उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम है, जफर अली का नाम है, ये जो मस्जिद कमेटी के प्रमुख है जी। उसके अलावा कुछ और गैंगस्टर का नाम है, वहाँ के स्थानीय लोगों का नाम है और इसके तार कैसे कहाँ कहाँ तक जुड़े थे, किस तरीके से ये मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर दुबई से लेकर मुंबई तक ये लोग संभल के कनेक्शन को उजागर किया है। इससे पता चलता है कि किसी एक जगह की घटना का लिंक उसी जगह से स्थानीय स्तर पर नहीं रहा है और संभल जामा मस्जिद में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में केवल स्थानीय लोगों की भूमिका नहीं है। जैसे इसके इन्वेस्टिगेशन सामने आए तो पता चला कि जियाउर रहमान की भूमिका कैसे है। सबसे पहले ये कहा गया कि बर्क ने भाषण दिया था और जो भड़काऊ भाषण दिए, उस भड़काऊ भाषण के बाद लोग इकट्ठे हुए और दंगा किया जी। पहले प्राथमिक तौर पर इसके ऊपर यही आरोप था, लेकिन बाद में हुआ कि केवल भड़काऊ भाषण देना ही इसकी भूमिका नहीं थी। उसके बाद इसका पता चला कि मोडस ऑपरेंडी वैसा ही है जैसे एक हार्ड कोर क्रिमिनल का होता है। इस संभल हिंसा मामले में, संभल हिंसा में जिस दिन पुलिस वालों को घेरना था, यानी सर्वे दूसरे दिन करवाई जानी थी और ये पता था कि यहाँ पर दूसरे दिन के सर्वे में हंगामा होगा, तो पुलिस डिप्लॉय किया गया था। तो उस समय जबकि वहाँ पर सैकड़ों लोग को आना था, पुलिस पर हमला करना था, एक हंगामा क्रिएट करना था, उस समय बर्क गायब हो गया। ये मोडस ऑपरेंडी होती है और वो हार्ड कोर क्रिमिनल की मोडस ऑपरेंडी है कि जब कोई शूटर को कोई भेजता है तो वो जो कि मास्टरमाइंड होता है, वो पहले अपने आप को उस जगह से दूर रखता है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन जगहों पर जाएंगे जहां से एविडेंस मिल सके कि हम उस दौरान उस जगह पर नहीं थे जहां शूट किया गया, जहां हत्या की गई, जहां मर्डर किया गया, जहां दंगे फैलाए गए। ये दिल्ली दंगे में भी ऐसे ही मोडस ऑपरेंडी देखे गए थे कि जितने लोग इसके बनाने वाले थे वो व्हाट्सएप चैट कर रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप पे था और जिस दिन दिल्ली का दंगा हुआ, यानी कि ये पूरी तैयारी पहले से थी कि दिल्ली में उस समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ दौरा था और उसी समय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सीएए के बारे में बताना था कि सीएए को लेकर भारत के अंदर कितना बड़ा विद्रोह चल रहा है, मुसलमान नाराज हैं। और इसलिए दिल्ली में जो हिंसा हुई थी वो राष्ट्रपति ट्रंप के इस दौरे के समय उसको समय चुना गया, जगह देखी गई और उस समय ये लोग वहाँ पर गया जहाँ पर कन्फ्रंटेशन हो सकता था, विवाद हो सकता था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, और पहले से पत्थर लिए हुए था, पिस्टन तक लिए हुए था, गोली चलने की पूरी संभावना थी। और उस समय जो इसका मास्टरमाइंड था
ये लोग दिल्ली से बाहर गया हुआ था। ये बाद में व्हाट्सएप चैट में पता चला, एक दरभंगा गया हुआ है, एक कहीं बेंगलुरु गया हुआ है, और वो सब अपना फिक्स कर लिया था मीटिंग कि हमें बेंगलुरु जाना है, हमें दरभंगा जाना है, बिहार जाना है। और जब दंगा हुआ तो उस समय जो इन लोगों ने ग्रुप चैट किया, उसी से पुलिस को पता चला कि वहां से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा था। ये मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का, क्राइम करने का इन लोगों का तरीका। जियाउर रहमान बर्क ने यही किया। जब भाषण दिया उसके बाद यहां पर उसे पता था कि क्या होने वाला है, सुबह सुबह पुलिस आएगी, और ये हमने इंतजाम कर ही दिया है, कट्टे, बंदूक, बम सबका इंतजाम किया है, पत्थरबाजी होनी ही है, पुलिस वाले होंगे, पुलिस वाले पर हमला किया जाना है। पुलिस वाले पर हमला करोगे तो ये इन लोगों को तो पता ही है कि अभी सरकार बदल चुकी है, योगी की सरकार है, तो योगी की सरकार में पुलिस पर हमला करोगे तो गोली खाओगे। ये पहले वाली सरकारें नहीं है, ये अखिलेश यादव की सरकार नहीं है कि अगर मुसलमानों की भीड़ आए, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मुसलमानों की भीड़ आती है, पुलिस वाले को, यहाँ तक कि ईडी की टीम पर भी हमला कर देता है। पुलिस वाले वहाँ पर मूक दर्शक बने होते हैं, वो एक गोली नहीं चला सकते। डंडा चला दिए वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डंडा चलाने पर भी रोक है कि पिट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मार खा के वापस चले आओ, बाद में तुम्हारा प्रमोशन दे देंगे, लेकिन वहाँ डंडा और गोली मत चलाओ। यहाँ तो ऐसा था नहीं, तो इसलिए इन लोगों को पता था कि क्या क्या होगा, सारे इंतजाम कर रखे थे, और इसलिए बर्क उस समय भाग गया। लेकिन अब क्या पता चला है, बर्क ने ये इनडायरेक्टली सपोर्ट करवाने के लिए ये सारिक साठा गैंग से संपर्क किया, जो कि साठा गैंग दुबई से ऑपरेट करता है, और वो जियाउर रहमान बर्क के साथ पिछले 15 सालों से काम कर रहा है जी। और ये सब मिलकर ये प्लान किया था कि यहाँ जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि अगर संभल की मस्जिद नहीं बचा सके तो फिर आगे कितनी और मस्जिदों के खिलाफ सर्वे के लिए अपील कर दी जाएगी। इन लोगों का तरीका यही था कि कैसे भी इसे इतना विवादित बना दो कि ये मामला मजिस्ट्रेट कोर्ट का न रह जाए, ये मामला चला जाए सुप्रीम कोर्ट। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना था। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाई कोर्ट जाओ, अपने स्टेट में जाओ, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, ये हर बार सुप्रीम कोर्ट क्यों आते हो। लेकिन इसको इतना बड़ा बनाना था कि सुप्रीम कोर्ट को याचिका एक्सेप्ट करने पर मजबूर होना पड़े, क्योंकि वहां पर मौत हो चुकी है, दंगे हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। इसलिए ये लोग आंशिक तौर पर अगर देखा जाए तो संभल के हिंसा में जो इन लोगों का तरीका था वो उसमें लगभग सफल रहा है। अगर आगे संभल मस्जिद का विवाद ये कोर्ट के थ्रू ही हो, सर्वे के थ्रू हो, ये इसका विवाद खत्म नहीं होता है, तो इसका मतलब ये कुछ लोग जो निपटे, कुछ लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन फिर भी ये अपने मकसद जो इसका कहते हैं अपने मकसद में कामयाब रहेगा। इसलिए जियाउर रहमान बर्क, जो कि ये जानता था कि हमें यहाँ से राजनीति करनी है और संभल में राजनीति करनी है, तो संभल में 70% के करीब मुस्लिम आबादी है, तो वहाँ मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इसलिए जीतने के लिए ज़रूरी है। आगे अगर डिलिमिटेशन होगा तो डेमोग्राफी चेंज होगा, उसमें बड़ी बात नहीं है, आगे की बात आगे हो जाएगी डिलिमिटेशन के बाद। लेकिन अभी का सिचुएशन यही है, तो बर्क ने पूरी तैयारी की और साठा गए से संपर्क किया, और फिर मस्जिद कमेटी वाला जफर अली था, ये भी वकील ही है जी। तो ये सब लोगों ने मिलकर तैयारी की कि पुलिस से विवाद पैदा करो। ये जफर अली तो इन मामलों में एक्सपर्ट था कि कैसे विवाद करें, विवादित बनाएंगे कि हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का रास्ता मिल जाए। तो इसलिए इन लोगों ने ये पूरे मामले को इस आधार पर उलझाया कि साठा गैंग और उसके बाद दाऊद इब्राहिम का गैंग। दाऊद इब्राहिम क्योंकि हमेशा से जब मुंबई में भी ऑपरेट करता रहा और दुबई से भी ऑपरेट करता रहा, पाकिस्तान से भी, कराची से भी ऑपरेट करता रहा, तो उसका मुंबई में शूटर का लिंक ये मुजफ्फरनगर, मेरठ की तरफ होता था। इन जगहों से वो लोग हमेशा ले जाता था और उसका नेटवर्क इधर तक रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक। तो इसलिए सारे दाऊद इब्राहिम के बारे में भी कहा जाता है मुंबई में बम धमाके जो करवाए, वो बम धमाका इसको गैंगस्टर से देशद्रोही बना दिया, क्योंकि वो मुस्लिम गैंगस्टर बन गया। उससे पहले वो गैंगस्टर था और बाबरी मस्जिद के बाद उसे जबरदस्ती कहा गया कि नहीं नहीं, तुम्हें मुसलमान होने का कर्ज निभाना पड़ेगा,
बाबरी मस्जिद में ऐसा हुआ है, इसलिए तुम्हें अब बम विस्फोट करवाना पड़ेगा। उसके बाद वो देशद्रोही मुस्लिम गैंगस्टर बन गया, ऐसे पहले माफिया था। तो ये सारे लोग मिले और संभल में ऐसा किया, इसलिए अब 91 लोगों की गिरफ्तारी। बर्क को निपटाने का पूरा प्लान है ये। एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें तो सीधा पता चल रहा है कि ये संभल हिंसा में नहीं, बल्कि गैंगस्टर साठा गैंग के साथ भी बर्क का एक कनेक्शन है। मतलब आप केवल संभल के हिंसा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में नहीं हो, बल्कि एक गैंगस्टर के साथ लिंक में भी हो, और उस गैंगस्टर का लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ है। मतलब आप एक देशद्रोही गैंगस्टर के साथ लिंक में पकड़े गए हो, और इसलिए जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी ये गैंगस्टर एक्ट में अंदर गया, तब इसके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा। और इसमें ये एक बार अंदर गया तो बाहर आना संभव नहीं है। जैसे अभी आजम खान भी तड़प रहे हैं, जैसे अंसारी और अहमद तो निपट ही गया, वैसे ही अब इसकी बारी आ गई है। जो संभल के हिंसा में इसने तरीके अपनाए कि मुसलमानों के इस विवादित क्षेत्र में अपनी ऑथोरिटी बनानी है और इसे पूरे हिंदुस्तान में बताना है कि नहीं, हम चुप नहीं बैठ सकते, हथियार से हम कामयाबी हासिल करेंगे, पुलिस, मजिस्ट्रेट, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, ये सारे का हिसाब योगी सरकार लेगी। इसलिए एसआईटी की इस 1200 पन्नों की रिपोर्ट एक तरह से वारंट है जियाउर रहमान वर्ग के लिए कि आगे कुछ दिनों के अंदर तुम जाओगे जेल में, और उसके बाद बाहर आने के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। तुम्हारे ऊपर भी उतने ही मुकदमे होंगे जितना 101 मुकदमा अंसारी झेल रहा था, 70 से ज़्यादा मुकदमा अतीक अहमद झेल रहा था, और 99 से ज़्यादा मुकदमे अभी ये चल रहा है आजम खान के खिलाफ, उसके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ, जिस पर 4.5 करोड़ रुपए का पिछले दिनों फिर से जुर्माना लगा। ये सारे जो आरोप हैं बर्क के खिलाफ, ये उसी ओर इशारा करता है कि योगी सरकार की नज़र में तुम आ गए। अब तुम्हारे एक एक कुकर्मों का हिसाब लेने के लिए पुलिस ने, एसआईटी ने काम करना शुरू कर दिया है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संभल हिंसा में चार्जशीट दाखिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क की दिक्कतें अब काफी बढ़ चुकी हैं। सपा सांसद पहले ही बिना नक्शा पास किए मकान बनाने और बिजली चोरी के मामले में भी फंसे हुए हैं। संभल हिंसा में भी पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता सबूत जो है वो जुटा चुकी है, जिससे साफ है कि अब बर्क का बचना नामुमकिन है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।